प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं जीव विज्ञान कक्षा 12 की अनसॉल्व्ड पेपर हल करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपके लिए स्टूडेंट सेट नंबर 1 पूरा का पूरा फाइनल करा रखा है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2। तो ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं बिना ही देरी किए हम। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, कक्षा 12 जीव विज्ञान सेट नंबर 2 है। ये अनसॉल्व्ड पेपर का है स्टूडेंट, सेट नंबर 2। हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 2 का और पहला क्वेश्चन से। ठीक है, सेट नंबर 2 का ये क्या है स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है। एक का हमारा कह रहा है बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है कहलाता क्या है। क्या कह रहा है, कह रहा है स्टूडेंट कि बीजांड का वह स्थान, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड व्रंत जुड़ा होता है कहलाता क्या कहलाता है। नंबर 1 है माइक्रोपाइल, दूसरा है निभाग जिसे कैलाजा बोलते हैं इंग्लिश में, और तीसरा है नाभिक जिसे हाइलम बोलते हैं, चौथा है हमारे पास अंड कोशिका। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जिस ये इसका जो राइट आंसर है, जो बीजांड व्रत जुड़ा होता है उस भाग को कहते हैं हम नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, नाभिक जिसे हाइलम भी हम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभिक। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि नाभिक क्या है, तो आपको यही परिभाषा लिख कर आना है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम एक का खा नंबर देखेंगे। खा नंबर क्या कह रहा है कि टीबी के टीके का नाम है। क्या कह, टीबी के टीके का नाम है, क्या नाम है। नंबर 1 बीसीजी, दूसरा टी या डीपीटी, और चौथा तीसरा है हमारे पास ओपीवी, और चौथा है कोवैक्सीन। तो इसमें बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास डीपीटी है ये बिल्कुल गलत है, ओपीवी ये भी गलत है, कोवैक्सीन भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बीसीजी। तो टीका किसका लगवाया जाता है टीबी में, बीसीजी का टीका लगवाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये आप बचपन से जानते चले आ रहे हैं कि टीबी के उपचार के लिए किसका टीका लगाया जाता है, बीसीजी। ठीक है, तो यही पूछ रहा था कि टीबी के टीके का नाम क्या है, तो बीसीजी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक का हमारा गा कह रहा है गा कि भारत में रामदेव मिश्रा को किस विषय या अध्ययन के जनक के रूप में जाना जाता है। नंबर 1 है पारिस्थितिकी, नंबर दूसरा है आनुवांशिकी, तीसरा है जैव प्रौद्योगिकी, चौथा है मानव विकास। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे रामदेव मिश्रा थे वो किसके जनक माने जाते हैं, पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं स्टूडेंट, पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। कौन, रामदेव मिश्रा। आप बहुत ही अच्छी तरह से ये ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा ही छपने वाला यह क्या है क्वेश्चन है स्टूडेंट एग्जाम में। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा घ नंबर कह रहा है, घ नंबर क्या कह रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है। नंबर 1 चिकित्सा में, दूसरा है कृषि में, तीसरा है परजीवी जीव में, और चौथा है इनमें से सभी में। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है, चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है, परजीवी जीव में भी होता है। यानी कि मतलब तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन क्या है, सही हैं। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, आनुवांशिक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, आनुवांशिक इंजीनियरिंग भी जिसे कहते हैं, आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी इसे कहते हैं। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग को तो आप ध्यान रखिएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी कहते हैं, अंग्रेजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। ठीक है, यह आपसे क्वेश्चन पूछ ले आनुवांशिक अभियांत्रिका, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उपयोग किसमें होता है, तो आप किसमें बताएंगे। तो आप तीनों के तीनों ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। चौथा आप क्या मार देना, बिल्कुल ही सही मार देना। ठीक है, ये सभी के सभी हैं, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जगह आनुवांशिक अभियांत्रिकी भी लिखकर आ सकता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है। तो आप सभी को पता
है कि प्रकाश संश्लेषण जब प्रक्रिया होती है तो उसमें O2 गैस निकलती। कौन सी गैस? O2 गैस निकल जाती है, यानी मुक्त हो जाती है। तो वही लिखा है उत्तर में, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, जिसे हम O2 कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन गैस क्या होती है? निकलती है। ध्यान दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि दूसरे खा कह रहा है डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है। क्या कह रहा है कि जो डीएनए अणु है उसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो आपको उत्तर में ध्यान रखिएगा, विदलन एंजाइम। कौन सा है? विदलन एंजाइम, जिसे हम कहते हैं एंडोन्यूक्लिएज और एक्सोन्यूक्लिएज भी कहते हैं। ये ज़्यादा फेमस दोनों ही नाम हैं। ये आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, शायद ये विदलन एंजाइम ना लिख कर आए, ये अंग्रेजी में लिख कर आ जाएं, तो आप इन्हें ज़्यादा मात्रा में फोकस कीजिएगा इनके ऊपर। ठीक है। और मैं बता दूं स्टूडेंट, अगर कह दे कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम तोड़ता है तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर कह दे डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है, जोड़ने का तो दिया नहीं है, सिर्फ इसने तोड़ने का पूछा है, तो आप तोड़ता है के बारे में लिख देंगे यही एंजाइम है। और जो जोड़ता है तो लाइगेज एंजाइम है। कौन है? लाइगेज। आप ये भी याद रखिएगा, आप लिख भी सकते हैं कि डीएनए अणु को कौन सा एंजाइम जोड़ता है, तो लाइगेज। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ध्यान रखिएगा लाइगेज है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किस प्रकार के गुणसूत्र उत्तरदायी होते हैं। यानी कि मतलब मनुष्य के जो होते हैं उन मनुष्य में किसके द्वारा हमें, यानी मेल के द्वारा या फीमेल के द्वारा पता चलता है लिंग का निर्धारण, ये किसके द्वारा हमें पता चलता है? तो हम यहाँ से जानेंगे स्टूडेंट, जिसमें क्या होगा, एक्स और वाई होंगे, उसी के द्वारा निर्धारण होगा। और आपको पता है एक्स और वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो किस में होते हैं? मनुष्य में होते हैं, यानी मनुष्य सॉरी, वो किस में होते हैं? जो हमारे पास नर होते हैं। नर में क्या होते हैं? एक्स और वाई गुणसूत्र दोनों होते हैं। और मादा में क्या होते हैं? एक्स और एक्स गुणसूत्र होते हैं। उससे मनुष्य में लिंग का निर्धारण नहीं होता है। वो किससे होता है? जिसके अंदर क्या हो, एक्स और वाई गुणसूत्र हो। और एक्स और वाई गुणसूत्र किसके अंदर होते हैं? आपको पता है कि नर के अंदर होते हैं। तो लिखा क्या है, लिंग निर्धारण हेतु पिता के लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए? मनुष्य में लिंग निर्धारण हेतु किसके द्वारा निर्धारण होता है कि लड़का होना है या लड़की होना है? तो किसके द्वारा पता चलेगा? पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा पता चलेगा। क्योंकि पिता के यानी जो नर होते हैं कैसे गुणसूत्र होते हैं? उनमें एक्स और वाई दोनों ही अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए इनसे पता चलता है। ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे घ नंबर, हमारा कह रहा है घ नंबर, लीडिंग कोशिकाओं के क्या कार्य हैं। क्या कह रहा है? जो लीडिंग कोशिकाएं होती है उनका क्या कार्य होता है? ये जो लीडिंग कोशिकाएं हैं वो वृषण में होती हैं। कहाँ होती हैं? आपसे पूछा जाएगा लीडिंग कोशिकाएं कहाँ होती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये वृषण में उपस्थित होती हैं। ठीक है। तो यहाँ इनका कार्य पूछ रहा है, तो कार्य आप बताएंगे कि इसका कार्य टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करना होता है। क्या होता है? लीडिंग कोशिकाओं का जो प्रमुख कार्य होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या करना होता है? श्रावण करना होता है। बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद हम अंगा देखेंगे। 2 का अंगा कह रहा है, जैव विविधता तप्त स्थल क्या है? तो आपको पता है स्टूडेंट, सेट नंबर 1 में जो है यह है जैव विविधता तप्त स्थल हो चुका है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं, यह प्रश्न सेट 1 में हो चुका है। ठीक है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का क्या कह रहा है, हमारा वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रतिपादित डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का केवल नामांकित चित्र बनाइए। यही कह रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ केवल नामांकित चित्र ही बनाना है। यह जो चित्र है स्टूडेंट, यह प्रश्न पिछले सेट में हो चुका है। प्रश्न नंबर 4 का ग देख सकते हैं आप, वहां पर यह प्रश्न हो चुका है। मैंने आपको कहा भी था इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने उसमें समझाया भी था उसकी संरचना के बारे में, डीएनए की। तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, वहीं से जाकर आप अच्छी तरह से बना लीजिएगा। डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे तीसरे का खास से। क्या कह रहा है, किसी एक यौन संचारित रोग का नाम लिखे एवं उसके रोकथाम के उपाय का वर्णन करें।
तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक यौन संचालित रोग है जिसका नाम है, हमने लिखा है रोग का नाम क्या है, सूजाक है। ठीक है, क्या नाम है स्टूडेंट, इस रोग का नाम है सूजाक, सूजाक रोग है। और कह रहा है रोग का नाम, तो रोग का नाम हमने लिख दिया है, क्या नाम है, सूजाक। कह रहा है कि उसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं, सूजाक जो रोग होता है। ठीक है, तो रोकथाम के उपाय हैं, संभोग ना किया जाए या फिर ऐसे साथी के साथ आपसी एक संगी संबंध रखा जाए जिससे यह बीमारी नहीं हो। तो इसका उपचार क्या है स्टूडेंट, इसका रोकथाम क्या है, रोकथाम इसका यही है। और इसी प्रकार से आपको बना करके लिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्री स्टूडेंट, तीसरे का हमारा ग कह रहा है टर्नर एवं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोमों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। क्या कह रहा है, जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपको उत्तर में लिखना है जो हमारे टर्नर सिंड्रोम होते हैं इनमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 45। यानी कि मतलब है स्टूडेंट, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। यानी कितने होते, तो आपको पता है जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य की हर एक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र तो है। मनुष्य की हर एक जो कोशिकाएं होती है, हर कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 हैं। मगर जिनके जिन जिन जो व्यक्ति टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होता है, यानी कि मतलब जिस व्यक्ति के अंदर कौन सा रोग हो, टर्नर सिंड्रोम, तो यानी कि मतलब उसके अंदर कितने गुणसूत्र होंगे, 45 गुणसूत्र होते हैं। कितने, 45। यानी कि मतलब 44 प्लस x गुणसूत्र होते, एक गुणसूत्र कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा टर्नर सिंड्रोम रोग में। ठीक है, और यहाँ पर क्या, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो ये रोग है इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 47 गुणसूत्र होते तो x हैं मगर और बढ़ जाता है एक। ठीक है, यानी वो होते हमारे पास कितने हैं, इसमें हर एक कोशिकाओं में 46 होते हैं मगर एक बढ़ जाता है। अगर एक बढ़ जाता है तो कौन सा है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है ना, मगर बढ़ तो जाता है, कितने हो जाते हैं, 44 प्लस एक्स वाई हो जाते हैं। यानी कि मतलब ये जो रोग है स्टूडेंट पुरुषों में होता है, किन में होता है, पुरुषों में होता है। और एक्स यानी कि मतलब एक्स गुणसूत्र भी है और एक्स वाई गुणसूत्र भी है। जो भी नर होगा उसमें दोनों के ही लक्षण मिलते हैं। यानी कि मतलब जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रोग से जो ग्रसित होगा उस व्यक्ति के अंदर नर के भी लक्षण होंगे उसके अंदर, और उसमें जो है मादाओं के लक्षण भी उपस्थित होंगे। तो ध्यान रखिएगा क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम जिस व्यक्ति के रोग होता है जिसके अंदर भी है, कैसे लक्षण होते हैं, दोनों के होते हैं, नर के भी उसके अंदर लक्षण होंगे और मादा के भी होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद देखेंगे हम तीसरा का घा कह रहा है कि पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है। क्या कह रहा है कि पौधों में दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन भी लिख कर आ सकता है, दोहरा निषेचन भी लिख कर आ सकता है, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पौधों में दोहरा निषेचन क्या होता है, इसकी खोज किसने की, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला। ठीक है, हम देखेंगे स्टूडेंट यहाँ से उत्तर में आपको क्या लिखना है, नर युग्मक का क्या है स्टूडेंट, जब नर युग्मक और अंड कोशिका, नर युग्मक का अंड कोशिका से मिलकर द्विगुणित युग्मनज बनाना, जब क्या होगा स्टूडेंट, जो नर युग्मक होगा वो अंड कोशिका से मिलेगा, क्या बनेगा, द्विगुणित युग्मनज बनेगा। यानी कि मतलब द्विगुणित को हम लिख सकते हैं 2n, जब n और n मिलते हैं तो क्या बनता है, 2n युग्मनज बनता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, तथा द्विगुणित केंद्रक का नर युग्मक से संलयन। फिर ये जो हमारे पास जो बना है द्विगुणित केंद्रक है, ये जो हमारे पास बना है द्विगुणित युग्मनज या केंद्रक कह सकते हैं, द्विगुणित केंद्रक का फिर किसके साथ, पुनः नर युग्मक से संलयन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहलाता है। क्योंकि दो बार होना इसमें निषेचन, एक बार नहीं होता, इसका नाम ही क्या है, दोहरा निषेचन, यानी वो दो बार होगा।
पहला हम इसका नर युग्मक का अंड कोशिका से मिला है तो क्या बना, द्विगुणित युग्मनज बनता है। फिर यही जो है फिर किससे मिलता है, फिर दोबारा इसी से मिलता है। देखिए यहाँ पर फिर ये द्विगुणित जो केंद्रक है फिर पुनः नर युग्मक से संलयन करता है यानी मिलता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, फिर त्रिगुणित बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है, त्रिगुणित। पहले द्विगुणित था, फिर क्या बन जाएगा, फिर पुनः इससे संयोग हो जाएगा, त्रिगुणित केंद्रक बन जाएगा। ठीक है, युग्मनज बन जाएगा। तो इसी को हम क्या कह देते हैं, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, क्योंकि 2 बार निषेचन हुआ है यहाँ पर। और इसकी जो खोज है दोहरा निषेचन की खोज SG नवास्चिन ने की थी। किसने की थी, SG नवास्चिन ने की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का हमारा अंगा कह रहा है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। जो मेंडल का पृथक्करण का नियम होता है, ठीक है, इसको हमें समझाना है। तो देखिए स्टूडेंट, हमारे पास उत्तर में क्या लिखा है, कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रथम होते रहते हैं। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखा है कारक युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, पृथक। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, पृथक। क्या स्टूडेंट, पृथक होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं इसे पृथक्करण का नियम, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होंगे, पृथक होंगे, अलग होंगे, और इसे ही होते रहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, क्या आपको लिखना है सिंपल भाषा में, जो हमारे कारक युग्मक है वो बनते समय आधे आधे पृथक होकर यानी वो अलग होकर युग्मक में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, युग्मक में चले जाते हैं, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक होते रहते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं, इस नियम को कहते हैं पृथक्करण का नियम। इसीलिए कहते हैं क्योंकि पृथक होते रहते हैं जो हमारे युग्मक होते हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, हमने लिया है यहाँ पर लंबा पौधा, यहाँ पर क्या लिया है, बौना, यहाँ पर क्या है, बौना है, यहाँ पर है लंबा। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये हमारे जनक हैं, या इसे हम कारक भी बोल सकते हैं। लिखा है ना यहाँ पर कारक, यहाँ पर जनक ना लिखकर आप कारक भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर जनक लिख दिया है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या होते हैं, हमारे जनक। तो वही लिखा है कारक, ये लिख दो, या जनक। कारक युग्मक बनते समय आधे आधे, ये जो हमारे हैं ये युग्मक बनते समय क्या होते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। ये टी था तो हमारे पास कैपिटल टी दोनों थे, तो ये आधे आधे हो जाएंगे, एक टी ऐसे हो जाएगा, एक टी इस प्रकार, यानी दोनों ही बट गए 50-50%। तो ये हमारे जब दोनों अलग हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, हम युग्मक कहते हैं। तो वही लिखा है यहाँ पर, जो कारक युग्मक है बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं। जो कारक युग्मक हैं वो बनते समय क्या हो जाता है, पृथक होकर आधे आधे युग्मक में चले जाते हैं। अब ये आधे आधे ही तो वहीं चले गए हैं, और क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी पृथक होते रहते हैं, इसीलिए कहते हैं पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे का कह रहा है जैव उर्वरक कैसे कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। यहाँ पर कैसे कैसे जो आंसर में एक ही बार लिखा था, मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि जैव उर्वरक कैसे कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ठीक है, जो हमारी मृदा की उर्वरता है उसे कैसे बढ़ाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उत्तर में आपको लिखना है जैव उर्वरक। उर्वरक को हम फर्टिलाइजर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखिएगा। फर्टिलाइजर ही बोरी वगैरह में लिखा आया करता है, आपने देखा होगा यूरिया। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है जैव उर्वरक सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक, जो हमारे पास सूक्ष्म जीव होते हैं वो, जैसे क्या है हमारे पास जीवाणु है, कवक है, फंगस या
साइनो बैक्टीरिया होते हैं जो मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ये जो हमारे पास जीवाणु है, जो कवक है, जो साइनो बैक्टीरिया है, जो हमारी मृदा होती है जिसे मिट्टी कहते हैं, उसमें क्या करते हैं, मृदा में पोषक जो तत्व होते हैं उनकी मात्रा को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, ये जीव वायु की नाइट्रोजन को, जो जीव होते हैं यही जीव वायु में जो नाइट्रोजन है उसको स्थिर करके कार्बनिक यौगिक जैसे हमारे पास नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यही जो हमारे पास जीवाणु कवक और साइनोबैक्टीरिया किस में परिवर्तित कर देते हैं, नाइट्रेट और नाइट्राइट में परिवर्तित कर देते हैं, जो भी हमारी नाइट्रोजन है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखना है आपको, जिससे मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है अर्थात मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। जो हमारी मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, ये चीज जब पा जाती है ना तो क्या हो जाता है, इसकी शक्ति और ही अधिक बढ़ जाती है और ये अच्छा दाना उस खेत में होता है, उस मिट्टी में। ठीक है, वही लिखा है जिससे मृदा की उपजाऊ शक्ति जो बिल्कुल ही क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, अर्थात मृदा की उर्वरता बढ़ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, और आप यहीं से लिख कर आना है स्टूडेंट। ठीक है, आपको ऐसे ही लिख कर आना है। और उदाहरण में मैं बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे यही जो जीवाणु हैं ये कौन होते हैं, तो उदाहरण में लिखा, जैसे हमारे पास राइजोबियम है। जो राइजोबियम होता है आपने देखा होगा, जो पौधे की जड़ें होती हैं, तो जड़ों में जो गांठ होती है ना, तो गांठ के अंदर होते हैं कौन, राइजोबियम नामक जीवाणु। आपने देखा भी होगा, कोई कोई छोटा सा पौधा होता है, जब आप उसे उखाड़ते हैं तो उसकी जड़ों में क्या गांठ बनी होती है, चने के जैसी, जो मटर होती है ना उसके जैसी, उसी के अंदर कौन होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है। यही राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अपने अंदर लेता है, और क्या करता है, वही जो जीवाणु होता है इसी नाइट्रोजन को स्थिर करके कार्बनिक यौगिक जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में क्या कर देता है, ये परिवर्तित कर देता है। ठीक है, और उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़वाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल एक क्या, एना बीना भी है, और आदि और भी बहुत सारे होते हैं, मगर आपको एक दो एग्जाम्पल बहुत ही याद रखना है। शायद पूछ ले कौन से जीवाणु हैं जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, तो यही जो दो जीवाणु हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास क्या कह रहा है, देख सकते हैं आप, कह रहा है कि ग नंबर है। ठीक है, चौथे का ग, क्यों खा हट चुका है, क्या कह रहा है, इसके रिश्ता क्या है, इसके रिश्ता क्या है, इसके बचाव व उपचार का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यही कह रहा है ना। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि इसके रिश्ता जो है यह एक विधि है, ये किससे संबंधित है, इसके रिश्ता एस्केरिस से। एस्केरिस एक हमारा क्या होता है, नामक परजीवी होता है। एस्केरिस क्या होता है, एक परजीवी होता है। एस्केरिस नामक परजीवी से संबंधित है। इसके रिश्ता किससे संबंधित है, एस्केरिस नामक परजीवी से संबंधित है एस्के रिश्ता। ठीक है, यह है परजीवी छोटे बच्चों में अधिक पाया जाता है। ये जो परजीवी होता है यह एस्केरिस किस में होता है, एस्केरिस है सबसे ज्यादा ही छोटे बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, यही जो हमारे पास परजीवी है एस्केरिस है। एस्केरिस के अंडे रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं। जो हमारे पास एस्केरिस होते हैं इसके अंडे कहाँ होते हैं, रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं। रोगी की आंत होते हैं ना, छोटी आंत बड़ी आंत, ठीक है, आपने पढ़ा होगा, तो उसकी आंत में क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, तथा मल के साथ ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, जो एस्केरिस होते हैं ये ज़्यादातर बच्चों में ही होते हैं। आप जिसे कहते हैं देहाती में चुन्ना जिसे कहते हैं। ठीक है, जो चुन्ना होते हैं उन्हें हम एस्केरिस ही बोलते हैं। ठीक है, ये छोटे बच्चों में ज़्यादा ही पाए जाते हैं, वाइट वाइट होते हैं, सफ़ेद टाइप के। ठीक है, सफ़ेद रंग के दिखने वाले, तो एस्केरिस वही होते हैं स्टूडेंट बच्चों में, इसीलिए कहते हैं बहुत ही ज़्यादा होता है। जब गलत खाना का प्रयोग कर देते हैं, शायद मिट्टी वगैरह भी खा लेते हैं, तो क्या हो जाता है, उससे होने लगते हैं उनके पेट के अंदर। और इसके बचाव व उपचार हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि क्या स्टूडेंट बचाव व उपचार है। तो आपको क्या करना है, इसके उपचार, इसके रोकथाम के लिए क्या करना है, बचाव के लिए या उपचार बोल दे या बचाव बोल दे या रोकथाम बोल दे। तो आपको क्या करना है, टिप्पणी कह रहा था मगर आपको पॉइंट बनाकर लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे आप ऐसे ही लिख दो चाहे आप पॉइंट बनाकर लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो आपको उपचार में क्या करना है, भोजन करने से पूर्व यानी भोजन खाने से पहले ही हाथ साबुन से धोना चाहिए, ठीक है। अगर आपने धोया नहीं है साबुन से पहले, यानी कि मतलब खाना खाने से पहले अगर आपने हाथ नहीं धोया है, तो यानी कि मतलब है कि इसका क्या क्या हो जाएगा आपके अंदर, यानी स्कैरिस होने की संभावना हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा वैयक्तिक और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। यानी कि मतलब जो व्यक्तिगत सफाई है और सामाजिक सफाई है, इसे बहुत ही ध्यान में रखना चाहिए। यही एक क्या है, सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है, ठीक है। तीसरा है पानी को गर्म व छान कर पीना चाहिए। आप जब भी पानी को पियो स्टूडेंट, तो पानी को गर्म करके हीट करके और उसे छान करके पीना, उसका सेवन करना चाहिए पानी का, ठीक है। और चौथा है हमारे पास साफ शौचालय रखना चाहिए। जहां आप लैट्रिन वगैरह करते हैं, तो वह जो घर होता है, वो जो शौचालय होता है, उसे क्या करिए आप बिल्कुल ही साफ रखिए, स्वच्छ रखिए, ठीक है। और पांचवा है हमारे पास, जहां पर भोजन तैयार होता है वहां की सफाई बिल्कुल ही जरूर करिएगा, ठीक है। वही लिखा है जहां पर भोजन तैयार होता है वहां की सफाई आदि का निरीक्षण करें, यही ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाता है, आप एस्केरिस का शिकार ही हो जाते हैं, ठीक है। और छठवां है, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। ये बहुत ही आपको ध्यान रखना है। जो हमारे अगल बगल जो होते हैं, हमारे घर वगैरह होते हैं, उनके जो भी आसपास जो है कचरा वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी वगैरह जो है बिल्कुल ही नहीं रखना चाहिए। नहीं, हमें क्या होता है, एस्केरिस होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। यही आपको क्या है, पूरा का पूरा राइट आंसर है स्टूडेंट। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा स्टूडेंट। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।